5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसको 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। सोचिए किस तरह से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारे पास वीवीपैट की गिनती करने के लिए अगर हम गिनती करेंगे तो पुराने समय में चले जाएंगे। वहीं 19 लाख ईवीएम गायब है। इसको लेकर जब कुणाल शुक्ला जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने आरटीआई डाला तो कहा गया कि हमें ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। तो लगातार चुनाव आयोग को लेकर की विश्वसनीयता भी खतरे में है, ईवीएम को लेकर एक सवाल खतरे में है। वही सोचिए, पहले मैं ईवीएम पर बताऊंगा कि ईवीएम को लेकर क्यों बहस शुरू हो गई है, लेकिन पहले ले चलता हूं वो 5 राज्य जहां चुनावी सरगर्मी तेज है। सबसे पहले बात तेलंगाना की। तेलंगाना में आरएस परवीन अकेले अपने दम पर लगातार मैदान में डटे हुए हैं और उन्होंने केसीआर और कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। कांग्रेस की तो ये स्थिति हो गई है कि वो फूक फूक के कदम रख रही है, केसीआर भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं और वहां बीएसपी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। मिजोरम में आपको सबको पता है किस तरह से मिजोरम के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के गठबंधन के हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया हम प्रधानमंत्री के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा है, आदिवासी बहुत नाराज हैं मणिपुर को लेकर। और जिस तरह से सोचिए, अब आपको ले चलता हूं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक, मतलब क्लास 1 से भी नीचे होता है केजी 1 केजी 2, उससे लेकर और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई फ्री होगी। सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाएगा। इसको लेकर एससी एसटी ओबीसी में खुशी की लहर है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल आप सत्ता में थे तो क्यों नहीं किया। वहां भी रीजनल फोर्सेस उनको दम दिखा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस के अलावा बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। गोंडवाना पार्टी के साथ उसका गठबंधन है और पिछली बार पाम विधानसभा से उनके कैंडिडेट जीते भी थे। इस बार बीएसपी के पास कहीं चाबी लग जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। सोचिए, इस देश में एक विधायक भी मुख्यमंत्री बनता है। याद है कोरा, मधु कोरा सीएम बने, जगदम्बिका पाल जैसे लोग सीएम बने हैं। तो राजनीति में 2 सीटों की बड़ी महत्व होती है। कर्नाटक में सोचिए किस तरह से 1 सीट बीएसपी ने जीती थी और मंत्री पद हासिल हुआ था। उसके बाद आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है। सोचिए किस तरह से शिवराज सिंह चौहान के 3 बार के मुख्यमंत्री होने के बाद भी कुछ बात नहीं बन रही और सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी ने जो चाल चली थी कि 4 बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था। फग्गन सिंह कुलस्ते ट्राइबल हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तोमर केंद्रीय मंत्री, वो भी बन सकते हैं, या प्रहलाद पटेल या गणेश सिंह। लेकिन ये चाल भी कामयाब नहीं हो रही और लोग कह रहे हैं कि हम तो बहुजन को ही वोट देंगे। तो अगर बीजेपी ने कोई गैर एससी एसटी, अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ओबीसी ऐसे ही बीजेपी से नाराज है। वहीं कांग्रेस ने भी कमलनाथ को आगे किया है। लेकिन जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी को, शुरुआत में एससी एसटी ओबीसी का रुझान था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने सवर्णों की भरमार कर दी बीजेपी की तरह, एससी एसटी ओबीसी के लोग नाराज हो गए और इसका सबसे ज़्यादा फायदा बीएसपी को मिल रहा है, आज़ाद समाज पार्टी को मिल रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा ओबीसी ने साफ साफ कहा है कि बीएसपी की मदद करेंगे। और इन लोगों ने यहाँ तक कहा है कि हम उसी पार्टी को वोट देंगे जिसमें बहुजन हो। तो मध्य प्रदेश में ये है, तो वहाँ भी मामला फंस रहा है। और बीएसपी को अगर बीएसपी का पत्ता चल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आते हैं राजस्थान में बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस लगातार अपने आप को बनाए रखने के लिए दमखम लगा रही थी, लेकिन बीजेपी भी जो है उस पर भारी पड़ रही थी। वहां भी बीजेपी ने यही चाल चला था कि भैया हम राठौर को चुनाव लड़ाएंगे, किरोड़ी लाल मीणा को चुनाव लड़ाएंगे, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने पूरा खेल पलट दिया है। दोनों ने गठबंधन कर लिया है और 1 दर्जन से ज़्यादा सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वो छीनते हुए दिख रहे हैं। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछली बार उन्होंने 6 सीटें जीती थी। अगर बीएसपी 1 दर्जन के पार चली जाए तो उसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मामला फंसता हुआ दिख रहा है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है वो ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सपा ने भी कैंडिडेट उतारे हैं। अगर सपा भी 3-4 सीटें निकाल ले तो कोई हैरानी नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को हो रहा है। तो ये था अपडेट अब तक का, जो कोई टीवी, अखबार और मनु मीडिया नहीं बताएगा। सवर्ण लिबरल पत्रकार भी आपको कहेंगे कांग्रेस आ रही है, कोई कहेगा बीजेपी आ रही है। सच्चाई है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट होकर अपने तरफ वोट दे रहे हैं और वहां भी
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब ईवीएम को लेकर बहस शुरू हो गई है। संतोष गुप्ता ने एक पोस्ट लिखा है, दुनिया के 31 देशों ने ईवीएम का प्रयोग शुरू किया, लेकिन ज़्यादातर देशों ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसका प्रयोग बंद कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने तो ईवीएम पर प्रतिबंध ही लगा दिया। और फिर भारत की ईवीएम पवित्र कैसे है? 2006 में नीदरलैंड और आयरलैंड ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगाया। मार्च 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव को असंवैधानिक ठहरा दिया। फिर मोदी सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराने पर क्यों अड़ी है? कैसे भरोसा हो इस पर सरकार, जो सरकार पेगासस से जजों की जासूसी करा सकती है, वो ईवीएम के घपलेबाजी क्यों नहीं कर सकती है? दिग्विजय 8 का ये पोस्ट किया है। इसके बाद इसी पोस्ट पर सूरज मंडल ने लिखा है, सोचिए ईवीएम को लेकर कोई पहले सवाल नहीं उठ रहे हैं। कांग्रेस जब थी तो आडवाणी और जीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे, तब वीवीपैट लगा था। आरएसएस, भाजपा, अडानी, मोदी की मनुवादी ईवीएम सरकार के समर्थक कहते हैं कि ईवीएम गलत है, ये साबित करो। मैं पूछता हूं कि पहले ईवीएम सही है, ये साबित करें। विधानसभा में फुटकर चुनाव विपक्ष को जिताकर साबित किया जाएगा कि ईवीएम सही है। संघी जानते हैं कि मुख्य सत्ता केंद्र की और ईवीएम का खेल वहीं चलेगा। विपक्ष समझ ले कि ईवीएम के रहते वो न जीतेंगे, इसके लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वीवीपैट की पर्ची ईवीएम वोट काउंटिंग के पहले गिनवाने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए। चुनाव आयोग से मांग करे कि सभी चुनाव क्षेत्र और वहां बंटित ईवीएम के ईएमआई सीरियल नंबर प्रति बूथ से सार्वजनिक करे। विपक्ष के प्रति चुनाव क्षेत्र ईवीएम मॉनिटरिंग कमेटी की पहल बनानी पड़ेगी। वैसे बिना ईवीएम हटाए लोकतंत्र नहीं बचेगा। सूरज मंडल है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और ये कोई ऐरे गहरे नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बीपी मंडल साहब के परपोते हैं। वहीं सोचिए यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, उसमें भारत ने वॉकआउट किया है। इसको लेकर लालू यादव ने बड़ा हमला किया है। 122 देश आपको बता दे इजराइल के खिलाफ है, 14 देश इजराइल के साथ है, 122 देश फिलिस्तीन के साथ हैं। और जो न्यूट्रल हैं लोग 45 देश, वो भी माना जा रहा है कि इजराइल के प्रो इजराइली हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि ने ये बयान जरूर दिया है, पटेल साहब ने, कि भैया हम चाहते हैं कि जल्दी इजराइल और फिलिस्तीन में शांति विराम हो। लेकिन लालू यादव ने कहा यह पहली बार है जब भारत ने मानवता, युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने के बजाय ढुलमुल रवैया अपनाया है। केंद्र सरकार की विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद करे। मानवाधिकार संपर्क के प्रति संवेदनशील नीति हमारी विदेश नीति का ध्वज रहा है। लालू यादव ने बड़ा हमला बोला है, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए उत्तर प्रदेश, दलित ठेकेदार की बांधकर पिटाई, पैर में कील ठोकी, गोली मारी, फिर फंदे से लटकाकर कहा लाश ले जाओ। ये सबसे बड़ी खबर है। द मुकनायक की ये रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज वायरल है, ये 14 देश हैं, यूनाइटेड इजराइल, अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, फिजी, ऐसे देश हैं। 14 देश मात्र हैं जो अब तक इजराइल के साथ खड़े हैं। 122 देश उसके खिलाफ है और 45 देश जो है वो न्यूट्रल है। ये सबसे बड़ी खबर है जो अभी दुनिया की खबर है। प्रियंका गांधी ने भी बड़ा हमला बोला, आज मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया। लोग कह रहे हैं कि कम से कम युद्ध विराम के लिए मतदान करना चाहिए था। और गुजरात, सोचिए गुजरात मॉडल, गुजरात फर्जी सरकार दफ्तर खोल किया 4 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला, कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। आरोपी संदीप राजपूत ने आदिवासी विभाग से अनुदान तक पारित करा लिया। 93 विकास कार्यों के नाम पर 4 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा की ग्रांट हासिल की। सोचिए 2 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड। तो सोचिए गुजरात में फर्जी दफ्तर खोलकर 4-4 करोड़ रुपए आदिवासी समाज के हड़प लिए जाते हैं। और सोचिए अब तो फिल्मों में भी अगर आप ड्रेस पहनेंगे पुलिस का तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। मुरादाबाद में इस शख्स पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। ये पुलिस के ड्रेस पहनकर वीडियो बनाता था। तो सवाल है कि क्या फिल्मों में भी जो लोग पुलिस के ड्रेस पहन के बनाते हैं उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं। और भूपेश बघेल ने कहा हमारी गारंटी छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई की जाएगी। इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि बहुत देर से तो नहीं घोषणा की। और किंग जोन उन ने कहा है कि तीसरे युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन में मदद कर रहे हैं। कभी भारत इजराइल को आंख दिखाने की हिम्मत रखता था, आज उससे इतना सहमा हुआ है कि युद्ध रोकने के लिए वोट डालने की भी हिम्मत नहीं। गौहर रजा ने बड़ा सवाल प्रधानमंत्री से पूछा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और राजस्थान में सबसे बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से गठबंधन किया है आरएलपी के साथ, वो सबसे बड़ी खबर है और लगातार लोग उसको लेकर शेयर कर रहे हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल को लेकर यूनाइटेड नेशन में 45 देश जो हैं वो वॉकआउट करते हैं।
122 देश इजराइल के खिलाफ हैं, 45 फिलिस्तीन के साथ है, ये भी बड़ी खबर है। और आप तो कहते थे कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, फिर क्यों नहीं बचा पा रहे अपने पूर्व सैनिकों को। सूर्य प्रताप सिंह पूर्व IAS उन्होंने कहा है, लोग कह रहे हैं कि शायद अमेरिका के दबाव में भारत ने वोटिंग नहीं किया, हो सकता है अमेरिका ने वादा किया हो जो हमारे 8 अधिकारी नौसेना के कतर में जिनको फांसी की सजा हुई उनको बचा लेंगे। देखने वाली बात होगी कि वॉकआउट के बाद भी हमारे सैनिक वापस आते हैं कि नहीं, कोई तो बात हुई होगी, हो सकता है ये फैसला हो। और दिलीप मंडल ने एक बार फिर से तीर मारा है कि जे बरधानम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नरी मुई गिरी संपत्ति नासी, मुर मुरैया होई सन्यासी। ये वो चौपाई है तुलसीदास की। इसका मतलब है तुलसीदास ने जिसे तेली जाति को वर्णों में अधम यानी सबसे नीच कहा था, जिसके सन्यासी बनने की संभावना का मजाक उड़ाया था, उसी जाति का एक आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेली समाज से आते हैं और वो राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। तो ये जातिवाद की लड़ियाँ करक टूट रही है, इसको लेकर भी। और सोचिए, कतर ने पूर्व 8 नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई पर मोदी जी जश्न नहीं रुका, RJD ने ट्वीट किया था। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम खबरें जो आज की बड़ी खबर है, और सोचिए ये पोस्टर देख लीजिए, ये है श्रीकांत, वर्ल्ड कप चल रहा है। श्रीकांत ने 1992 के वर्ल्ड कप में कितने रन बनाए थे? 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। 39, 1 नॉट आउट, 0, 5, 32, 40, 0, 0। और जब इसको हटाया गया तो मीडिया ने इस तरह से रोया था कि इसको तीर मारा गया है। तो क्रिकेट हिस्ट्री जो बताया है क्रांति कुमार ने कि इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं हैरान हूँ, BCCI में कौन था जिसे टीम में 10 सालों तक मौका देते रहा। 148 ODI में 29 बैटिंग एवरेज, 4091 रन। तो सोचिए पहले किस तरह से जो सवर्ण क्रिकेटर होते थे उनको फ्लॉप होने के बाद भी खिलाया जाता था। तो क्रांति कुमार लगातार इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं। और IPL ना होता तो आपको सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर न मिलते। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।